एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री व्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज, जो कि बेहद शानदार ज़बरदस्त टॉपिक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला टॉपिक जो है आप लोगों को किसी भी एग्जाम में, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, हर एग्जाम में आप लोगों के पूरे पेपर का रियल बेसिस क्रिएट करता है। यदि आप लोग अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग जानते हो तो आप लोगों की इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बहुत अच्छी होगी और फिजिकल में भी आप लोगों को मज़े आएंगे। तो ये हमारा रियल बेसिस होता है पूरी केमिस्ट्री का। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की एंडिंग है। मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स में मैंने आप लोगों को अभी तक बहुत थ्योरीज पढ़ाई है। लुईस कॉसेल कॉन्सेप्ट, इसके अलावा वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसीपीआर, बैंड थ्योरी, ड्रैगो हाइपोथेसिस, रेजोनेंस, एमओटी और इसके बाद में बॉन्ड पैरामीटर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सभी कोवलेंट कंपाउंड्स रियली कोवलेंट होते हैं या फिर उनमें भी आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं। क्या सभी कोवलेंट कंपाउंड प्योर कोवलेंट होते हैं या नहीं। और आज हम सीखने वाले हैं डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, डाइपोल मोमेंट अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो ये बताता है, ये प्रेडिक्ट करवाता है कि क्या रियली हमारा कंपाउंड प्रैक्टिकली क्या थ्योरी से मैच करता है या नहीं है। इसीलिए आप लोगों को पता है XCF6 में आप जब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री पढ़ते हो, शेप पढ़ते हो सॉरी, तब आप लोग ऑब्जर्व्ड म्यू की ही बात करते हो। तब आप लोग जो है ऑब्जर्व्ड म्यू से ही प्रिडिक्ट करते हो कि वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है ट्राइसलाइल जो अमोनिया है, क्या वो उसका 120 एंगल होगा या फिर वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा या नहीं होगा, ये भी डाइपोल मोमेंट से ही डिफाइन करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के शानदार प्रोग्राम को। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी। एक तरह से आप लोग ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स किसमें, इन कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या सभी कोवलेंट कंपाउंड प्योर होते हैं या फिर इनमें आयोनिक कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, और इनमें डेवलप होते हैं तो कितना होते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास ए एंड ए के बीच में कोई बॉन्ड है, मतलब ए और ए सेम एटम है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो यदि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं बच्चों, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यदि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इन दोनों न्यूक्लियस से इक्वली अट्रैक्ट होगा। और ऐसे वाले जो बॉन्ड होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स। इनमें कोई पोलैरिटी नहीं आती, ये नॉन पोलर होते हैं। मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हो ये प्योर कोवलेंट होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, रियली प्रॉब्लम आती है, दीज मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स का मतलब है कि इनमें दोनों एटम सेम हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, प्रॉब्लम आती है जब हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल्स हों। तो इन केस ऑफ हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल्स, हेटेरो एटॉमिक मोलिक्यूल्स का मतलब है यहाँ पर एक ए जो है वो किसी बी से जुड़ा हुआ है। अज्यूम दैट ए जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियस। इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल था उसमें एक तरफ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बल्कि दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है इसमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स, इसीलिए इसे हम कहते हैं पोलर बॉन्ड्स। अब किसी एक बॉन्ड में जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी वो बॉन्ड उतने ही ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर्स का होगा। तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरली एक बॉन्ड के बारे में कहा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, काई ए एंड काई बी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उस बॉन्ड की क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सभी जो मॉलिक्यूल हैं वो डाई एटॉमिक नहीं होते, इसीलिए हमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे भी बात करनी है। इस वाले केस में मतलब दो एटम्स के बीच में कितना पोलर है बॉन्ड, इसको समझाने के लिए हैनी एंड स्मिथ ने एक स्केल दिया था। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं
हैनी स्मिथ स्केल। हैनी स्मिथ जो स्केल है वो ऐसे ही बॉन्ड्स की परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स, इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3.5 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी प्लस 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रेज टू 2 या इसका स्क्वायर। तो इससे हम परसेंट आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये हैनी स्मिथ स्केल है। हर जगह आप इसी को यूज़ नहीं करें, क्योंकि हम जनरली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में बॉन्ड पोलैरिटी क्या है। अब आप लोग यूँ मानिए कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सभी डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में नेट डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही है वो पोलर है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। एक तो हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड मोमेंट, एक हम डिफाइन करते हैं लोन पेयर मोमेंट, और लोन पेयर मोमेंट के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट। सबसे पहली बात बच्चों, बॉन्ड मोमेंट का मतलब है कि यदि ए एंड बी के बीच में कोई बॉन्ड है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसके लिए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू भी है ना। तो हम हमेशा ये जब एरो लगाते हैं तो इसका हेड होता है हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और ये वाला पोर्शन होता है हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जब भी आप किसी मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। यदि आपको इस वाले बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट होगा Q मल्टीप्लाइड बाई D, वेयर Q रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ एनी एटम एंड D इज द बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस। ऐसे ही बच्चों एक हमारे पास होता है लोन पेयर मोमेंट। जैसे ए पे कोई लोन पेयर लगा हुआ है तो एक्चुअल में हमेशा लोन पेयर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये एरो ऐसे ही बनेगा हमेशा। लोन पेयर मोमेंट जनरली क्या होते हैं? लोन पेयर मोमेंट जनरली क्या होता है? जनरली मच ग्रेटर देन, और इसको मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे एग्जांपल्स में भी बताऊंगा, मच ग्रेटर देन बॉन्ड मोमेंट। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द म्यू, और एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में नेट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना सा बताया है कि क्या कोई बॉन्ड पोलर होगा। एक बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा एक्चुअल में उसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि सभी के सभी मॉलिक्यूल ऐसे डाई एटॉमिक ए एंड बी वाले नहीं होते। तो अब हम डिटेल में जा रहे हैं। अब हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक पे अप्लाई कर सकें, ऐसी वाली थ्योरी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को दो छोटी छोटी बातें बताई है, एक बॉन्ड मोमेंट और एक लोन पेयर मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है हम लोग इन्हीं से ही कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड मोमेंट एंड लोन पेयर मोमेंट से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी पक्की गारंटी है। तो मेरे प्यारों, अभी अभी आप लोगों ने जो देखा, एक आप लोगों ने देखा कि एक होता है ए बी बॉन्ड, और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आप लोग ऐसे एक साइन बनाते हो, ऐसे ही किसी लोन पेयर की तरफ भी सेम साइन आप लोग क्रिएट करते हो। एक्चुअल में हेड शो करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और पीछे वाले पर्सन में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। किसी एक मॉलिक्यूल में आप लोग जो है, जैसे ये एक ए है, इस पर कई सारे बी जुड़े हुए हैं, तो इस केस में यहाँ पर इनके बीच एक एंगल होगा थीटा। इस केस में हम लोग जो है म्यू रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस बॉन्ड के लिए म्यू1 मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसके लिए मान लेते हैं म्यू2। मतलब इसके लिए Q1D, इसके लिए हम लोग Q1 मल्टीप्लाइड बाई D1, और इसके लिए हम Q2 मल्टीप्लाइड बाई D2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और आप लोगों ने वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं पढ़ा होगा। तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2
कोस थीटा। तो बच्चों ये जो थीटा एंगल है ये आप लोगों को बताएगा कि नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा। किसी एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में मीन्स क्या है डाइपोल मोमेंट का, तो आप लोग ये कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम जुड़े हैं बी सी डी ई। अब हम कैसे पता करें कि इसकी जियोमेट्री में, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में, हम एक मॉलिक्यूल को ऐसा मान लें तो हम कैसे पता करें कि इस मॉलिक्यूल में इस तरह से किसी एक पोर्शन में हायर डेंसिटी है, किसी एक में लोअर डेंसिटी है, क्या रियली इस तरह के पोल क्रिएट हुए हैं? यदि हाँ तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, और यदि नहीं तो फिर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि किसी एक कंपाउंड में पोलर बॉन्ड हो तो वो कंपाउंड भी पोलर होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl बॉन्ड पोलर होता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम बात करेंगे। ऐसे ही आप लोग ऐसे कर सकते हो जनरली, यदि एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करनी हो तो जब एरो सेम डायरेक्शन में हो तो ये ऐड होते हैं, आप लोगों ने वेक्टर ऐड और सम की होगी, सब्ट्रैक्ट किए होंगे। यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये कैंसिल होते हैं, है ना, कैंसल बाई ईच अदर। और ऐसे ही आप लोग कह सकते हो, मतलब इस केस में जब ये एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो, मतलब ऐसे हों, तब भी ये क्या होंगे, कैंसिल होंगे। यदि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हुआ तो नेट रिजल्ट 0 नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में जब जिस हम यूनिट का यूज़ करते हैं वो डिबाई। तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, हम डाइपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल का भी कैलकुलेट करते हैं और हम डाइपोल मोमेंट बॉन्ड का भी कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड के केस में हम इसे जनरली क्या कहते हैं, बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो म्यू जो है वो Q मल्टीप्लाइड बाई डी होता है। Q जहाँ पे चार्ज है और D यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो एक 1 डिबाई को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, 1 डिबाई जस्ट इक्वस टू होता है बच्चों 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या आप लोग कह सकते हो 1 डिबाई जस्ट इक्वस टू होता है 3.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 कूलाम मीटर। ये ऐसा यूनिट मैंने लिख दी है, ये अपनी कौन सी होगी, ESU सेंटीमीटर। ये है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, और ये ऊपर वाली जो है वो ESU सेंटीमीटर यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है। अब किसी एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब काफ़ी देर से आप लोगों को मैं पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा हूँ, कईयों को तो सब ऊपर से जा रहा होगा। मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि एक सिंगल बॉन्ड जो है, उस सिंगल डबल ट्रिपल कैसा भी बॉन्ड हो, दो एटम के बीच का जो एक बॉन्ड है क्या वो पोलर है या नहीं है, तो डिफरेंस पता कर लीजिए। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो पोलैरिटी होगी, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो पूरा मॉलिक्यूल जो है उसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ कम होगी। वहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम हैनी स्मिथ इक्वेशन यूज़ करते हैं। अब बाद में मैं ये बता रहा था कि क्योंकि दुनिया में हमारे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम डाइपोल मोमेंट यूज़ कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट यूज़ करने का तरीका ये है कि आपका जो बॉन्ड है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इस तरह से एरो बनाइए। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर की तरफ रखिए, लोन पेयर का मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है एटम्स के कंपेरेटिवली। यदि मोर देन 1 एटम्स हैं तो आप लोग नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिए, वही आप लोग जो वेक्टर सम करते हो। और ये यदि दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगे, अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल के नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल में डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की किसी एक पोर्शन में ज़्यादा है, तो उसमें आयन जैसे कैरेक्टर आ गए, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है आयन जैसा बिहेवियर कर रहा है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं, म्यू की डिबाई, और डिबाई जो है ESU में होती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, और कूलाम में होती है 3.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 कूलाम मीटर। अब बच्चों यहाँ देखिए, अज्यूम दैट कि हम लोग जो है किसी एक बॉन्ड के लिए म्यू कैलकुलेट करना है, तो एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द, ध्यान से देखिए इसी से आप लोग समझ पाओगे इसको, कैलकुलेट द म्यू फॉर ए बी बॉन्ड अज्यूमिंग 100% आयोनिक। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, 100% आयोनिक बॉन्ड। बच्चों ऐसा मानिए
यदि इसी से आप लोगों को इस ESU सेंटीमीटर और 1 कूलम्ब बढ़िया से समझ में आएंगे। इसके सोल्यूशन को आप लोग देखिए, हमने ये अज्यूम करा है ना, कि ये बॉन्ड लेंथ जो है गिवन है क्वेश्चन में ही 1 एंगस्ट्रम है, और आप लोगों को दे रखा है बच्चों कि हमें 100% आयोनिक अज्यूम करना है। इन केस ऑफ 100% आयोनिक बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो द चार्ज जस्ट इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 यूनिट चार्ज आया, Q जो है विदाउट साइन लगाना, यहाँ पे साइन कभी मत लगाना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यदि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था टूट गया तो ये 1 नेगेटिव और ये 1 पॉजिटिव, तो चार्ज ऑफ एनी एटम, अब किसी भी एटम का चार्ज आप लोग देखोगे तो 1 है, इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है Q कितना ESU में, तो Q इन ESU होता है बच्चों 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 ESU। ESU में आप लोग देखिएगा। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है बच्चों 1 एंगस्ट्रम, जो कि एक्चुअल में होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो बच्चों इससे यदि आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से मैं इसी वाले को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए आप लोग कि म्यू जस्ट इक्वल्स टू, जो कि कैलकुलेटेड है, जो कि हमने 100% आयोनिक अज्यूम करके किया था, ये हो जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखिए यदि आप डिवाई में इसको मतलब चेंज करोगे तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 डिवाइडेड बाई, हम लोग जानते हैं कि 1 डिवाई मतलब 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, तो ये म्यू जो कैलकुलेटेड आएगा ये आएगा 4.8 डिवाई। यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करना बच्चों कि एक्चुअल में यदि आप लोगों को किसी भी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है चार्ज। हम लोगों को यदि ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी हो और कैलकुलेटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम जनरली इसे 100% आयोनिक अज्यूम करके करेंगे। तो A एंड B को यदि आप आयोनिक अज्यूम करोगे तो चार्ज होगा इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में होता है 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 ESU, और डिस्टेंस आप लोगों को दे रखी है जैसे 2 एंगस्ट्रम तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 सेंटीमीटर, 5 एंगस्ट्रम तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 सेंटीमीटर, जो भी दे रखी है उसे कर लो। Q अपॉन D को यहाँ पे कैलकुलेट कर लो और अपॉन 10⁻18 करते ही ये क्या हो जाएगा, डिवाई में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे डिवाई से ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसे क्या कर दो, 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि इसी डिवाई को कूलम्ब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाई को 3.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि आप लोग इसको कूलम्ब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30। तो अभी आप लोगों ने एक बेसिक नॉलेज ले लिया है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डिवाई, है ना, इसे कूलम्ब मीटर में कैसे लिखेंगे, ESU सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, और किसी एक बॉन्ड के लिए थ्योरेटिकली 100% आयोनिक अज्यूम करते हुए हम लोग म्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे वेक्टर सम कैसे करेंगे, ऐसी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने कर ली है। स्क्रीनशॉट हो गया हो, नोट कर लिया हो तो बच्चों अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों थोड़ा डिटेल में इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये जो है पता नहीं क्या क्या बता रहे, ये बॉन्ड मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये डिवाई है, ये ESU सेंटीमीटर, ये कूलम्ब मीटर है ना, ये क्या सिंपल सा मामला है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यूँ मानिए बच्चों कि हम डाइपोल मोमेंट एक तो कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे अभी अभी कैलकुलेट किया, और एक हम जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हमारे पास होती है। तो इससे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हैनी एंड स्मिथ जो स्केल था उससे बहुत डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों को कभी भी कंपेयर न करें। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स कितने होंगे हमारे मॉलिक्यूल में, चाहे ये डाइएटॉमिक हो चाहे ये पॉली एटॉमिक हो, आप लोग दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूल में, डाइएटॉमिक के लिए भी पॉली एटॉमिक के लिए। इसका तरीका है म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई म्यू कैलकुलेटेड, OBS मतलब ऑब्जर्व्ड, CL मतलब कैलकुलेटेड, मल्टीप्लाइड बाई 100। एक्चुअल में आप लोग जानते हो म्यू ऑब्जर्व्ड का मतलब हो जाएगा Q ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस AB ऑब्जर्व्ड। अब ये डिस्टेंस जो है वो ऑब्जर्व्ड है, थ्योरेटिकल सेम होती है बच्चों। ऐसे ही Q कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ AB बॉन्ड
कौन सी वाली, ये है कैलकुलेटेड, ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से परसेंट आयोनिक कैरेक्टर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन डाइएटोमिक के लिए करके देखते हैं कि इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ AB bond is 2 angstrom and observed dipole moment, इस वाले का observed dipole moment जो है वो कितना हो, is 0.4 dBi, then the percent ionic characters of AB molecule H। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को AB के लिए बॉन्ड लेंथ दे रखी है, आप लोगों को इसके लिए ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दे रखा है। अभी मैं यही बता रहा था कि कैलकुलेटेड जनरली हमें ही कैलकुलेट करना पड़ता है और हम 100% आयोनिक अज्यूम करते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग ध्यान से कि हमें कैलकुलेट करना है परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स जस्ट इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड जो है 0.4 डिबाई है, डिबाई को 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ESU सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई, अब हमें म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करनी है। तो म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था। म्यू कैलकुलेटेड जस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाई D। अब आप लोगों को Q कितना लेना है, इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18, क्योंकि हम 10⁻⁻10 एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 100% आयोनिक अज्यूम कर रहे हैं AB बॉन्ड को, तभी तो इन पे चार्ज क्या आएगा, +1 -1, और डिस्टेंस दे रखी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इससे हमारी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई कितनी, ये आ गई अपनी 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई हमारी कौन सी, कैलकुलेटेड। इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल को 100 से। अब ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीप्लाइड बाई 100%, कितना एग्जैक्ट परसेंटेज आएगा वो आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में प्यारा सा एक कमेंट लिख देना बच्चों, है ना। अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं एग्जाम में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट की वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन देखी, डाइपोल मोमेंट जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं और इससे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या वेरियस मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किया जा सकता है, क्या हम बता सकते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये मानिए कि दुनिया के जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हों जिनके अटैच्ड एटम आइडेंटिकल हों और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो, मतलब वो रेगुलर जियोमेट्री के हों, उन सभी का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। VSEPR एक्चुअल में डेवलप ही इसी कॉन्सेप्ट पे हुई थी। तो सबसे पहली बात आप लोग जो है एक 2000 रुपये का नोट लिख लीजिए, बहुत प्यारा नोट है कि इन रेगुलर जियोमेट्री, जबकि जियोमेट्री क्या हो, रेगुलर मतलब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना, शेप भी वही हो और जियोमेट्री भी वही हो, मतलब देयर इज नो लोन पेयर, है ना, इन रेगुलर जियोमेट्री, है ना, वेयर ऑल पेरिफेरल एटम्स आर सेम, मतलब सभी अटैच्ड एटम क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। म्यू ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब ये जो म्यू है प्यारे बच्चों ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए BeCl2, म्यू इक्वल टू 0 क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। BF3 सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है।
मतलब म्यू इक्वल टू 0 और सभी अटैच्ड एटम सेम हैं। कार्बन पे CH4 ले लीजिए, चाहे आप लोग CF4 ले लीजिए, चाहे आप लोग CCl4 ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, क्योंकि किसी पे भी लोन पेयर नहीं है और सभी एटम क्या है, सेम है। तो म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0, मतलब हर जगह म्यू 0 ही रहेगा। ऐसे ही आप लोग PF5, अब लोग सीधे सीधे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, PCl5 है ना, ऐसा कोई भी ले लीजिए, हर एक में म्यू आपको 0 ही मिलेगा। SF6, IF7, इन सभी में म्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा, तो 0 ही रहेगा। मतलब सीधा सा याद रखना है बच्चों कि पहली बात आप लोगों को क्या याद रखनी है कि देयर इज नो लोन पेयर, है ना, एट सेंट्रल एटम। और दूसरी बात याद क्या रखनी है, ऑल अटैच्ड एटम्स, ऑल अटैच्ड एटम्स शुड बी आइडेंटिकल, सभी के सभी क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। इस केस में आप लोग क्या कह सकते हो बच्चों, ये सभी के सभी में डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये 2000 रुपये का नोट जो है ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब चलते हैं कि डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कैसे करते हैं इन वेरियस मॉलिक्यूल्स। देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंपाउंड की प्रॉपर जियोमेट्री बनाइए जैसी हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट करता है। उस जियोमेट्री में बॉन्ड्स एंड लोन पेयर की तरफ एरो बना लीजिए। सिर्फ कंपेयर करना होता है बच्चों, वैल्यू कैलकुलेट करने वाले न्यूमेरिकल कैसे आते हैं ये मैं शुरू में ही सिखा चुका हूं। तो अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल पहला कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, NH3 एंड NF3, देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, दोनों की जियोमेट्री आप लोग बना लीजिए। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है और 3 आप लोगों को हाइड्रोजन नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ही NF3 में आप लोग देख पा रहे होंगे एक लोन पेयर है और 3 फ्लोरीन इस नाइट्रोजन पे जुड़े हुए हैं। बच्चों यहाँ पे हर एक चीज़ मायने रखती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मायने रखता है, रेजोनेंस मायने रखता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है एक्चुअल में हमें ये देखना होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि लोन पेयर की तरफ हमेशा मोमेंट होता है और इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें भी लोन पेयर की तरफ एक मैग्नेट मतलब एरो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो सभी एरो आप लोग देख रहे होंगे, ये दो तो नियरली मतलब यूं हैं आमने सामने, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्टेंट जो है आप लोगों को इस वाले मॉलिक्यूल में इस डायरेक्शन में नेट पोल दिखेगा। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली ऐसा होगा जिसमें नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी जबकि हाइड्रोजन की तरफ पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसीलिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है अमोनिया। तो इसका मतलब इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब यहाँ पे 2 फोर्सेज यूँ लग रहे हैं, एक यूँ एक यूँ, लेकिन अब किसका नेट मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो हमेशा बॉन्ड मोमेंट से लोन पेयर मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब इस वाले केस में भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही मोमेंट होगा। लेकिन आप लोग जानते हो इसमें ऐड हुए मोमेंट और इसमें बॉन्ड मोमेंट क्या हुआ, कैंसिल कर रहा है लोन पेयर को। इसका मतलब द म्यू ऑफ अमोनिया इज मच ग्रेटर देन NF3। आप लोगों को यही कंपेयर करना है बच्चों कि अमोनिया ज़्यादा डाइपोल मोमेंट रखता है एज कंपेयर टू NF3, क्योंकि NF3 में वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब हम कई सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग जो है बड़ी आसानी से देखोगे कि बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों ने ले लिया H2O, क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ होना चाहिए, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि 2 लोन पेयर है, तो हम जानते हैं दोनों लोन पेयर का रिजल्टेंट ये आएगा और इन हाइड्रोजन का रिजल्टेंट ये आएगा। लेकिन यदि आप यही काम OF2 में करते बच्चों, तो फ्लोरीन में हालांकि नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट तो आएगा क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऐसी है, इसमें इधर की तरफ है
और ये लड़ रहे हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट H2O का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू OF2। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल करना आसान है, मतलब कंपेयर करना आसान है। ये वाला तो ज़्यादातर लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, और आप लोगों ने ये सीखा कि सभी जो मॉलिक्यूल हैं जिनमें पेरिफेरल एटम या अटैच्ड एटम सेम हो, उनमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बशर्ते कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं हो, है ना बच्चों। ऐसे ही हम लोग बात करें कि हम और कुछ एग्जाम्पल्स करके देखें। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती है। ये क्लोरीन है और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ क्लोरीन। देखो ये एग्जाम्पल में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है बच्चों, देखो यहाँ पे ये सेपरेशन कर देते हैं। देखो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। साइक्लोहेक्सेन जो है इसका भी प्लस आई इफेक्ट होता है, इसलिए ये भी इस तरफ जाएगा। इस केस में क्या होता है बच्चों कि बेंजीन का माइनस रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इसीलिए ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर लेके आएगी और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर लेके आएगा। इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन में कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। और एग्जांपल्स करते हैं। आप इसका एक प्यारा सा नन्हा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ। बाकी खुदा गवाह है, मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो ये आप जानो। तो चलिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जर्व डेटा पर बेस्ड है। देखिए यदि आप लोग जानते हो तो हमारे पास कुछ बॉन्ड हैं, जैसे HF, ऐसे ही है एक HCl, ऐसे ही एक HBr, और ऐसे ही है एक HI। एक्चुअल में इनका जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है वो ये होता है। ये ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें CH3 पे कोई जुड़ा हुआ है हेलोजन। इस केस में आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि CH3Cl के लिए एक्चुअल में ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसमें Q मल्टीप्लाइड बाई D की जो वैल्यू है वो कंपेरेटिवली फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसे मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, आप लोग सीधे सीधे लर्न कर लेना। ऐसे बच्चों अब एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को मैं करवाने जा रहा हूँ, और बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि कार्बन पे यदि चारों ही क्लोरीन है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ तो आप लोग जानते हो म्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सभी एटम सेम है, जियोमेट्री रेगुलर है। लेकिन इस केस में यदि हम क्लोरीन को डिक्रीज करते चले जाएं, जैसे यहाँ पे 3 क्लोरीन आप लोगों ने लगा दिए, मतलब क्लोरोफॉर्म, तो इसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों जैसे जैसे क्लोरीन, इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम जैसे जैसे डिक्रीज होते हैं, डाइपोल मोमेंट बढ़ता है। और इसमें दो चीज़ें तो बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है एक आपने क्लोरीन ले लिया और यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन ले लिए, तो ये तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो देखो सीधी सी बात है, इन सब की डायरेक्शन ये है और इसके डायरेक्शन ये है, ये सब ऐड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा आप लोगों को एंगल से समझना पड़ेगा। आप लोग अपना दिमाग लगाना, फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, है ना। टेलीग्राम ऐप पे आप लोगों को इसकी बढ़िया डिटेल पिक आप लोगों को भेज दूंगा, है ना। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग वैसे याद रख सकते हो सीधा सीधा, वैसे फालतू में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा याद रख लो, क्लोरीन डिक्रीज होंगे, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। ऐसे यदि आप लोग जो है, जैसे आप लोगों को SF6 एंड SF4 मिला होता, तो देखो SF6 तो एक रेगुलर जियोमेट्री है, इसके लिए तो म्यू 0 होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या SF4 में लोन पेयर है? तो हाँ, हम लोग जानते हैं, बिल्कुल SF4 में लोन पेयर है। जैसे ही लोन पेयर आ गया बच्चों, वैसे ही डाइपोल मोमेंट आएगा। ये एक इरेगुलर जियोमेट्री है, मतलब रेगुलर जियोमेट्री में नहीं आती ये, तो इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है कुछ न कुछ होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, अब आप लोग कहोगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये एकदम इससे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस कर देंगे। लेकिन इन दोनों फ्लोरीन का जो बॉन्ड मोमेंट है वो इस लोन पेयर के लोन पेयर मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाता है, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है बच्चों, है ना। ऐसी जो सबसे शानदार एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ये है कि आप लोगों को PCl3F2 एंड PCl2F3 पे काम करिए, बताइए किस में डाइपोल मोमेंट 0 है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वही कर सकता है जिसने बेंट थ्योरी पढ़ी हो। तो बच्चों आप लोग जानते हो हम लोग जो है sp3d जियोमेट्री में फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे, क्लोरीन को कहाँ रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंट थ्योरी में आप लोगों को सिखाया गया है कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं यहाँ पर ज़्यादा पी कैरेक्टर होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पी कैरेक्टर होते हैं वहाँ फ्लोरीन ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पे आएंगे। इस केस में ध्यान से सुनिएगा, इस केस में जो है ये फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा और ये जो ट्राइंगुलर, आप लोग इस पूरे शेप को बीच वाले पोर्शन को देखिए, ये ट्राइंगल है BF3 जैसा, तो ये P और ये तीनों एटम सेम है, मतलब ये मोमेंट जस्ट इस मोमेंट के इक्वल होगा, तो इसके लिए म्यू इक्वल टू 0 होगा बच्चों। लेकिन इसके लिए नहीं होगा। इसके लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप लोग भी जानते हो, पहले हम फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे हम बच्चों, सबसे पहले हम लोग रखेंगे एक्सियल पोजीशन पे। अब ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक फ्लोरीन कहीं ना कहीं आएगा और ये फ्लोरीन इसे इम्बैलेंस करेगा, इसीलिए इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों मज़े आ रहे होंगे, उम्मीद है। ऐसे ही आप लोग और एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे देखिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल करते हैं कि हमारे पास यदि बेंजीन रिंग पे और सेम क्लोरीन क्लोरीन जुड़े होते, जैसे ये यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ऐसे ही आप लोग जानते हो ये यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब मैं ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स ले रहा हूँ। अब आप लोगों को देखना है कि हालात कैसे, कब और कितने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है। तो हम लोग जानते हैं ये टुवर्ड्स क्लोरीन होगा और ऐसे ही ये भी नेट रिजल्ट टुवर्ड्स क्लोरीन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। बीच में जो आपका पूरा बेंजीन है ना, वो एक प्लेनर सिस्टम है और वो एक न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब पैरा सिचुएशन में म्यू इक्वल टू 0 होता है बच्चों। अब आप लोग जानते हो इस सेंटर से एक तो आप लोग इस डायरेक्शन में जाओगे और एक आप लोग जो है इस डायरेक्शन में जाओगे। ऐसे ही आप लोग जो है इस सेंटर से बच्चों एक बार इस डायरेक्शन में जाओगे, एक इस बार डायरेक्शन में जाओगे। थीटा यहाँ पे डिक्रीज हुआ, जैसे थीटा डिक्रीज होगा तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, हायर होगा। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा। इन दोनों के लिए ही ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है बच्चों कि यदि यहीं पे आप लोग जो है ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप ले लेते, फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो यदि आप लोग दोनों ऑर्थो पोजीशन पे OH ले लेते तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहता, जबकि इस केस में क्या हुआ था, ये म्यू इक्वल टू 0 हुआ था। क्यों, रीजन स्पष्ट है कि यहाँ की जियोमेट्री कह रही है कि ये वैसी स्ट्रेट, क्लोरीन तो क्या था, एक एटम था, इधर भी एक एटम था, लेकिन OH एक एटम नहीं है बच्चों। यहाँ पे इसमें लॉन पेयर भी है और ये बेंट भी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कैसे मस्त मस्त वाले केस आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। मैं बता रहा हूँ इतने एग्जाम्पल इतना डिटेल में आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं बच्चों, है ना। आप लोग जो है सिर्फ एडवर्टीजमेंट का जरिया होते हो प्राय, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग, आप लोग जानते हो बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं, अपने पेड सब्सक्रिप्शंस बेचते हैं और उस दौरान जो ब्रांडिंग करते हैं उसमें सबका आप सबका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग बाकी सब चीज़ों को छोड़ के अपने टाइम को वैल्यू देना सीखें। मेरा ये चैनल आप लोगों का सिर्फ टाइम सेव करने के लिए ही है और आप लोगों को पता है मैं कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। तो प्यारे बच्चों इतनी बातें करने के बाद इसका मतलब आप लोग जो है इतना मैंने आप लोगों को बताया, इतने एग्जाम्पल्स कराए, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है सभी पूरे के पूरे केमिकल बॉन्डिंग को A to Z देखिए, समझिए, और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए ना तो आप फिर मेरे को बताइए, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आपका JEE एडवांस का पेपर भी यूँ चुटकियों में हो जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना। तो बच्चों कमेंट ज़रूर करा करें और वीडियो को लाइक भी करा करें, इससे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ और बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ज़्यादातर जो है शेप एंड जियोमेट्री प्रेडिक्ट करने में काम आता है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट से हम ये भी पता लगा पाते हैं कि कोई कंपाउंड सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है।
तो सबसे पहले एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। जैसे अभी बेंजीन का एक एग्जाम्पल करवाया था, वैसे एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो है कई बार ऑर्थो मेटा पैरा पे आप अपने रूल्स बना लेते हो। तो यहाँ पे एक एक्स है, एक्स मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि अपना हेलोजन था, और यहाँ पे अपना एक मिथाइल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यदि एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो फिर ऑर्थो मेटा पैरा पे होने से क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें चेक करना है। डिफरेंस ये है बच्चों, पहले आप लोग देख पा रहे थे जब मैंने दोनों ही एक्स लिए थे, मतलब दोनों ही सेम लिए थे। अब दोनों का डिफरेंस आप लोगों को देखना है बच्चों। देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, मतलब ये ऐड होंगे। अब ये इधर जा रहा है बच्चों और ये इधर जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनका थीटा बदल गया है तो एडिशन उतना नहीं होगा। और यदि आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली अपोजिट से ही हो गए हैं, तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। ऑर्थो जो है वो सबसे लोएस्ट डाइपोल मोमेंट का हो जाता है। अच्छा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हर जगह है, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो। ठीक, ऐसे ही आप लोग जो है सिस एंड ट्रांस में भी ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक सिस फॉर्म लिया और सिस फॉर्म में 2 मिथाइल ग्रुप लिए। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट आप लोग देखोगे तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ऐसे ही आप लोग एक कंपाउंड लेते हो जिसमें दोनों को आप अपोजिट कर देते हो, मतलब आप ट्रांसफॉर्म लेते हो, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। जब ये दोनों अपोजिट में होते हैं, जो 11th वाले वो नहीं समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाओगे। ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस, ट्रांस मतलब सेम ग्रुप का अपोजिट डायरेक्शन में होना। अब ये वाले जो हैं दोनों, ये एरो इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये sp2 है, ज़्यादा sp कैरेक्टर होंगे, जितने ज़्यादा s कैरेक्टर होंगे उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए एरो ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, म्यू इक्वल टू 0। क्या हमेशा ही ट्रांस में म्यू इक्वल टू 0 होता है? क्या हमेशा ही सिस नॉट इक्वल टू 0 होता है? तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक है क्लोरीन और एक है मिथाइल। अब ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों का ट्रांसफॉर्म है, यदि आप लोग समझ पा रहे हो तो। और इसी का एक सिस फॉर्म ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्लोरीन और मिथाइल, और इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा सिस फॉर्म है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे जा रहा है और ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है, जबकि इस वाले केस में ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एडिटिव हैं, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इसका हायर होगा। हालांकि म्यू नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट ने बनाए कि ट्रांस 0 डाइपोल मोमेंट के होते हैं, सिस जो है वो 0 डाइपोल मोमेंट के नहीं होते। ऐसा नहीं बनाए अपनी तरफ से, इस बार जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा था। ऐसे ही ऑर्थो मेटा पैरा के केस में भी अपने फालतू के रूल्स ने बनाए। रूल्स जो हैं वो ही बनाए जो रियली रूल्स हैं। जैसे आप लोगों ने हेनरी लो या राउट लो पढ़ा है, तो वो लॉज हैं, वो ठीक बात है। बेंड थ्योरी पढ़ी है, वो ठीक बात है। अपने रूल्स आप लोगों को नहीं बनाने। तो प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, कंपाउंड उतना ज़्यादा पोलर होता है। कंपाउंड जितना ज़्यादा पोलर होता है उसमें उतने ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं। किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होने से उसकी ओवरऑल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ओवरऑल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऐसे ही उस कंपाउंड की वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। इस तरह के कैरेक्टर मतलब आयोनिक कंपाउंड जैसे कैरेक्टर इसमें आने लगते हैं। फेज जो है वो गैसियस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करती है जैसे जैसे आयोनिक कैरेक्टर आते हैं। तो अब हमारा जो अभी तक का जो टॉपिक चल रहा था, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक, टोटल 15 लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड आप लोगों को सिखाए हैं। अब आगे जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होंगे। मैं आयोनिक कंपाउंड A to Z आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सोल्युबिलिटी ऑर्डर्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, डीकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस, है ना। इसके अलावा लैटिस एनर्जी ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, बॉर्न हैबर साइकिल एंड फजान्स रूल, ये सब तो वो भी बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। अब ये दोनों पोर्शन मिला के लेक्चर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे 25 to 30, लेकिन प्यारे बच्चों सिर्फ थ्योरी के। और अब आप लोग कहोगे इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाया जा रहा है। यदि आप लोग जो है
मतलब नीट एस्पिरेंट है तो वीडियो देखें, समझें और अपने क्वेश्चंस को करें। मैं आप लोगों को गारंटी से कर रहा हूँ, आप लोगों की इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऑर्गेनिक में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया डेवलप हो जाएगी। और यदि आप जेई एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को A to Z किसी पेपर में, चाहे एडवांस्ड हो चाहे मेंस हो, चाहे आप KVPY देने जा रहे हो, आप लोगों को हर जगह इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को कहीं कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आज ही, और हमारी फैमिली की ग्रोथ के लिए कम से कम अपने कुछ दोस्तों को ज़रूर से बताइए, ताकि मेरे में मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस करवाऊँ, और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊँ, और ज़्यादा बढ़िया से आप लोगों को सभी टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊँ। तो बच्चों, मिलते हैं। टेलीग्राम ऐप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग जो है टेलीग्राम में डाउट डिस्कशन भी कर सको। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे और नाइट, जो भी आप